जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने हमारे वीडियोस देखे हैं जो ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर के जो हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हीं सब की बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम करीब 24 वीडियोज बना चुके हैं, जो अगर भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 12 अक्टूबर का यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो 27 जुलाई का, या इवन कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस, आरएएस, इवन उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम, इवन मैं वनडे एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ज्योग्राफी आप अच्छे से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी हम इनकी डिटेल्स करने की कोशिश करेंगे, इन जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी डिटेल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये महासागर एवं सागर एंड प्रवाल व्यक्ति इज टॉकिंग अबाउट द ओशन एंड द सी एंड कोरल रीफ्स की बात हो रही है, इनकी बात करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। बात होने वाली है महासागर की, ओशियंस की दोस्तों। एज पर द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक IHO ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेजर जो ओशियंस हैं वो 5 टाइप के ओशियंस हैं। 5 ओशियंस की बात की IHO ने। ठीक है, कौन कौन से ओशियंस हैं 5? एक है पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा साउथ सदर्न ओशियन जिसे आप अंटार्कटिक बोलते हैं, और 5वां है आर्कटिक। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे इनकी एक्सप्लेनेशन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है, जो एरिया के हिसाब से या किसके हिसाब से, वो है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है 16,572 करोड़ वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अप्रोक्स अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली एक डेटा आया 160.87 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्या है अप्रोक्स एरिया। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। वहीं उसके छोटा है अटलांटिक महासागर दोस्तों। अटलांटिक महासागर का जो अप्रोक्स एरिया है वो है आपका दोस्तों करीब 85 मिलियन 85.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 85.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन दोस्तों। मैं इनकी एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, बाद में आप पढ़ते रहिएगा। इंडियन ओशन है करीब 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये। दूसरे बात करते हैं जो अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, जो सराउंड हेड है, सदर्न ओशियन बोलते हैं, सदर्न ओशियन बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी महासागर बोलते हैं। उसका जो एरिया है वो 21.96 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे छोटा है, जो हमारे नॉर्थ में पड़ता है, आर्कटिक ओशन, उसका एरिया है 15.56 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों, 15.56 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागर 168.7, उसके नंबर 2 पे अटलांटिक, नंबर 3 पे हिंद महासागर, नंबर 4 पे अंटार्कटिक वाला सदर्न ओशियन वाला हो गया, और नंबर 5 पे आर्कटिक महासागर हो गया दोस्तों। कितना? आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, इनकी और भी डिटेल बात करेंगे, अभी इनका एरिया बताएं। तो प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा है। बी इज द राइट आंसर। जो कितना है? अप्रोक्स इतना है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। औसत गहराई 4,572 मीटर है। गहराई की बात करें दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन है आपका प्रशांत महासागर, लार्जेस्ट है और डीपेस्ट ओशियन है प्रशांत महासागर। लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट भी है। डीपेस्ट ओशियन है, क्योंकि यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है। मैरियाना ट्रेंच की लंबाई है, मतलब गहराई है 10,984 मीटर। 10,984 मीटर मैरियाना ट्रेंच की गहराई है दोस्तों। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी होगी? तो सबसे ज्यादा इसकी आकृति त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगल के आकार का हो गया। ठीक है, औसत गहराई 4,572 मीटर, यानी कि 10,984। ये अप्रोक्स है, औसत है 4,572, लेकिन मैक्सिमम मैरियाना ट्रेंच की जो गहराई है 10,984। चौड़ाई 16,000 किलोमीटर, लंबाई इसकी 14,880 किलोमीटर है। इन महासागरों के तटों पर, दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कौन से? वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन, हिमालय जैसे। ठीक है, हिमालय जैसे, एंडी जैसे पर्वत पाए जाते हैं। सर्वाधिक द्वीप भी इसी महासागर में पाए जाते हैं। किसमें? प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा आइलैंड प्रशांत महासागर में है। इसके पश्चात क्षेत्रफल और विस्तार की बात करें तो वह अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर।
अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर यानी कि सदर्न ओशियंस भी कहा जाता है दोस्तों, जिसकी जो एरिया है 21.96 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे यंगेस्ट ओशियन है। कौन सा? अंटार्कटिक माला। सबसे ज्यादा जवान कौन सा है? यंगेस्ट ओशियंस की बात करो तो कौन सा है? यंगेस्ट ओशियन है आपका दक्षिणी यानी कि अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट भी यहाँ पर बहती है। अभी और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। तो प्रशांत महासागर का एरिया इन सब की बात हमने कर ली। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट कौन सा हो गया? ये हो गया आपका कौन सा? लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट हो गया आपका पैसिफिक ओशियन दोस्तों। ठीक है, अच्छा मैं लोकेशन बता दूं, प्रशांत महासागर किस किस के बीच में है? ये एशिया दोस्तों, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसके कहाँ पर है? वेस्ट में। यानी कि ऐसे इस तरह से जाओ, इस तरह से मैप बना देता हूँ। एशिया और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है प्रशांत महासागर की? एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में पड़ते हैं। मैं रेड कर देता हूँ कलर। ये कहाँ है? वेस्ट में पड़ते हैं। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में है दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसके ईस्ट में है, ईस्ट वाले पार्ट पर है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट वाले पार्ट पर पड़ते हैं प्रशांत महासागर के। ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर बखूबी लगा पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिक महासागर की। इसी में अटलांटिक महासागर की बात करें, 85.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है दोस्तों। मैंने पहले भी बात की है। जो लोकेशन है इसकी, अमेरिका इसके वेस्ट में है। यहाँ पे यूएसए मतलब मैं लगा देता हूँ, अमेरिका इसके अटलांटिक महासागर के वेस्ट में है। अमेरिका पड़ता है इसके वेस्ट में। और इसका यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका इसके कहाँ पर है? यूरोप एंड अफ्रीका इसके ईस्ट वाले पार्ट पर है। अटलांटिक महासागर के ईस्ट में क्या है? क्या है? ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, यूरोप एंड अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का सबसे बिजी शिपिंग रूट है। दे अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा शिपिंग रूट है, सबसे ज्यादा बिजी शिपिंग रूट है अटलांटिक महासागर दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा बिजी रूट है। देखिए गाइस, ये मैप में सारे ओशियंस दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ऊपर आपका आर्कटिक ओशन हो गया और सारे कॉन्टिनेंट हैं। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो नॉर्थ में है आप देख सकते हो। नीचे ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओशन। इधर इंडियन ओशन, ये साउथ अटलांटिक में, ये देखिए ये वाला साउथ अटलांटिक। इधर साउथ अमेरिका, इधर साउथ पैसिफिक। ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ अटलांटिक। ये कैरिबियन हो गया। इधर ये जो नॉर्थ अमेरिका है येलो वाला, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, साउथ पैसिफिक। नीचे सदर्न ओशन हो गया। ये अंटार्कटिक है नीचे, सबसे नीचे आप देख सकते हो अंटार्कटिक है। ठीक है, ये वर्ल्ड एटलस से मैंने निकालने की कोशिश की है। ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से? अफ्रीका से जा रहा है। ठीक है, ये यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, ये जो आप देख सकते हो। ये एशिया हो गया दोस्तों। आर्कटिक ओशन हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। सारे ओशियंस को आप इस तरह से समझ सकते हो। सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, एक बार आप इसके नजर डाल लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके बाद मैप दिखाया, फिर अटलांटिक ओशन के बारे में सारी बात की। अब मैं बात करता हूँ इंडियन ओशन की दोस्तों। मैं इसलिए यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे के क्वेश्चन आपको इजी हो जाए। इंडियन ओशन की बात करें तो 70.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है अप्रोक्स। तीसरे नंबर पे है, मतलब पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन। और ये बाउंड्रीज बनाता है, मैं बता देता हूँ। अफ्रीका इसके वेस्ट में है। यहाँ इंडियन ओशन के वेस्ट में अफ्रीका पड़ता है, पश्चिम में अफ्रीका है। ठीक है, एशिया इसके नॉर्थ में है। यहाँ पर एशिया जो इंडियन ओशन की नॉर्थ में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया इसमें आ गया दोस्तों। और जो सदर्न ओशन है, मतलब जो अंटार्कटिक की बात हो रही है, वो सदर्न ओशन कहाँ पर है? इसके साउथ में। अंटार्कटिक इसके किसमें है? अंटार्कटिक किसमें? सदर्न में, दक्षिण में है दोस्तों। ठीक है, ये वार्मेस्ट ओशियन है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे गर्म ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन। ये कैसा है? हिंद महासागर वार्मेस्ट ओशियन है। ठीक है, रूट्स लाइक स्वेज कैनाल रूट है वहां पर, जहां से मेडिटेरियन सी में, रेड सी में जाते हो, ये वहां पर रूट पड़ता है इंडियन ओशन में। अब मैं बात करता हूँ अंटार्कटिक की, जो उसमें गिवन नहीं है, अंटार्कटिका यानी कि सदर्न ओशंस की। ये चौथे नंबर का सबसे लार्जेस्ट है, 21.96 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। चारों तरफ से क्या है? सराउंडेड है अंटार्कटिका से। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। और मैंने पहले ही बात की है, जो अंटार्कटिका है यंगेस्ट ओशियन है। इसका नाम हुआ था 2000 में, स्ट्रॉन्ग अंटार्कटिक नेम है इसका, यंगेस्ट ओशियन है दोस्तों। और सबसे छोटे इस पे आते हैं आर्कटिक पे। आर्कटिक ओशंस की बात कर लेते हैं। आर्कटिक ओशंस की बात कर लेते हैं। अब आर्कटिक ओशन का 15.56
मैंने बताया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सराउंडेड द आर्कटिक, ये बॉर्डर करता है किस किस के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, इधर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप के साथ और एशिया, तीन जो है इसके कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया इसके साथ सराउंडेड करते हैं। स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है। सेलो है, सेलो है, सेलो मतलब निकला हुआ है। मोस्टली कवर्ड विद सी आइस, जो समुद्र की आइस है उससे ये कवर्ड है आपका अंटार्कटिक सॉरी आर्कटिक ओशन दोस्तों, ठीक है। आर्कटिक ओशन आपका पूरी तरह कवर्ड है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है दोस्तों, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है कहां पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये बरमूडा त्रिभुज सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो बरमूडा त्रिभुज है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में दोस्तों, यहाँ अटलांटिक महासागर बना लो, ये नॉर्थ पश्चिम यानी कि इस इलाके में है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको नामक द्वीपों के मध्य पाया जाता है। इसका जो ट्राइंगल है, कौन कौन से द्वीप हैं, ट्राइंगल में 3 द्वीप हैं, इसके क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के द्वीपों के मध्य तीनों आइलैंड है। बरमूडा त्रिभुज का जो विस्तार है 25 डिग्री से 40 डिग्री एवं 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच अवस्थित है, पश्चिमी देशांतर के बीच अवस्थित है। मैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ये है बरमूडा ट्रायंगल। मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर कंटेंट बने। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जो लोग नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ये अटलांटिक ओशन का नॉर्थ वाला पार्ट है। ऊपर देखो यहाँ पे, ये बरमूडा यूके की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। और मैंने इसका बताया था कि 30 डिग्री के आसपास पड़ता है। इधर देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे नीचे जो ये है फ्लोरिडा, मियामी से बनाता है ये सीमा, मियामी यानी कि जो दो बहामास है, कैरिबियन सी में बहामास, ये ट्रायंगल एक तरीके से, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैरिबियन सी भी इसका पार्ट है, ऐसा पूछा जाता है। तो जो फ्लोरिडा है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का जो एक स्टेट है, उसके मियामी से लेकर बहामास में, ये क्यूबा वगैरह ये सब क्या है, ये कैरिबियन सी में है। तो बहामास होते हुए टर्क्स एंड कैकोस होता है जो आइलैंड है, ये भी यूके का है। टर्क एंड कैकोस आइलैंड आता है, ये भी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, गाइस याद रखना। और ये नीचे प्यूर्टो रिको तक जाता है। प्यूर्टो रिको की राजधानी क्या है, सैन जुआन। प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन है और प्यूर्टो रिको की जो टेरिटरी है वो यूएस के अंडर में है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, यहाँ अगर एक तरीके से ये आपका पूरा बरमूडा ट्रायंगल है, कहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको इधर पड़ गया आपके, इसके साउथ में। इधर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बरमूडा का यूके पड़ गया, जो यूके की टेरिटरी है। इधर बामास मियामी पड़ गया इधर, ठीक है। इधर वेस्ट में दोस्तों। अब अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से होता है कि कैरिबियन सी के कुछ आइलैंड्स के बारे में आ जाए कि वेस्ट से ईस्ट लगाओ या ईस्ट से वेस्ट लगाओ, तो देखो सबसे पहले क्यूबा पड़ेगा दोस्तों, देखो ये क्यूबा, उसके नीचे फिर जमैका, फिर हैती, क्यूबा जमैका यानी कि CJH, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर आपका प्यूर्टो रिको पड़ेगा, यानी कि लास्ट में प्यूर्टो रिको पड़ेगा ईस्ट में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये होगा आपका बरमूडा ट्रायंगल गाइस, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने पूरी डिटेल बताया अच्छे से। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ हो गया, बरमूडा ये कहाँ पड़ा, यूके की टेरिटरी है, ये आपका कहाँ पर पड़ा, नॉर्थ ईस्ट में। फ्लोरिडा आपके पश्चिम में और प्यूर्टो रिको आपके साउथ में पड़ गया। जो यूएस की टेरिटरी है, ये फ्लोरिडा यूएस का एक स्टेट है, ठीक है। और इसकी जो 25 डिग्री 40 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर, मतलब पश्चिमी देशांतर में इसका क्या है, भाग में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक और चीज आती है कि ये जो ओशियंस हैं ये इंपोर्टेंस क्यों है। मैं ओशियंस के इंपोर्टेंस पे एक बार बात कर लेता हूँ। ओशियंस दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंस क्यों है कि अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, ह्यूमन सर्वाइवल को, याद रखना ह्यूमन सर्वाइवल को भी ये आपके जो ओशियंस हैं रेगुलेट करते हैं गाइस, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन है, जैसे हीट बैलेंस है, कार्बन सिंक, अब 25 से 30% जो कार्बन सिंक है ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ये आपके एमिशंस को क्या करते हैं, कार्बन सिंक, ये आपके ओशियंस करते हैं। वेदर पैटर्न में चेंज है, जैसे अल निनो ला निना जैसी चीजें, बायोडाइवर्सिटी, फूड सोर्सेज आ रहे हैं, ये सारी चीजें, कोरल रीफ है। केवल 17% जो फिशरीज है वर्ल्ड का एनिमल प्रोटीन्स इनटेक करते हैं ये फिशरीज दोस्तों, कितना, 17%, गॉट इट, 17% इनटेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड एंड इकोनॉमी की, 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाई वॉल्यूम कितना होता है, 90% जो ट्रेड है बाई वॉल्यूम ये मूव्स होता है सीज के द्वारा। इन सीज के द्वारा ट्रेड 90% जो ग्लोबल ट्रेड है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम के द्वारा इन सी के द्वारा होता है।
मेजर ट्रेड रूट्स की बात मैं कर लूँ, जो आपके मेजर ट्रेड रूट्स हैं जो आते हैं दोस्तों, उनकी बात कर लेता हूँ। देखो, स्टेट ऑफ मलक्का है, मलक्का से जाता है स्टेट ऑफ मलक्का है। स्वेज कैनाल है जो कि रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन में जाती है। पनामा कैनाल है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में पड़ता है। ये कनेक्ट करते हैं इकोनॉमिक रूट्स को दोस्तों, जैसे ऑफशोर ऑयल है, गैस, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें। टूरिज्म एंड कल्चर तो आप समझ सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे द्वारका, अलेक्जेंड्रिया, वेनिस, दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज है। ऑक्सीजन की बात करूं, देखो एनवायरमेंट की बात करूं, फाइटो जो प्लैंकटन है आपके करीब 50 से 70%, 50 से 70% अर्थ का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं आपके फाइटो प्लैंकटन्स, और वो कहाँ पाए जाते हैं? वर्ल्ड के ओशियंस में। एंड जो फाइटो प्लैंकटन्स है, इट इज मोर देन ऑल द वर्ल्ड फॉरेस्ट। जो फाइटो प्लैंकटन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं उनसे कहीं ज्यादा है। विदाउट हेल्दी ओशियंस ब्रीथेबल एयर लेवल वो ड्रॉप दोस्तों। साइंटिफिक स्टडी है, इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक रूट्स बना रहे हैं, जैसे मेटा ने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। और भी बात करते हैं, जैसे आर्कटिक ओशन में क्या क्या है, कुछ और इंपोर्टेंस की बात करूं। देखो आर्कटिक ओशन जो ऊपर है ये वाला, यहाँ पे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सारी कहानी। आर्कटिक ओशन की बात हम कर रहे हैं, तो आर्कटिक ओशन क्या करता है, जो आर्कटिक ओशन है जो ऊपर है आपके नॉर्थ में, पोलर नॉर्थ में है, ये रेगुलेट करता है पोलर क्लाइमेट को। जो पोलर क्लाइमेट है उसे रेगुलेट करेगा, अफेक्ट करता है सी लेवल राइज को, क्योंकि बहुत सारी नदियां आती हैं। दूसरा जो सदर्न ओशन है जो नीचे अंटार्कटिक है, ये आइस मेल्ट करता है, न्यूट्रॉन साइकिल्स है उसके लिए। अच्छा, कुछ मार्जिनल सीज हैं, लाइक मार्जिनल सी क्या होते हैं इस पे बात करेंगे, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं मार्जिनल सी हैं कौन कौन से। अरबियन सी जो है, जो अरबियन सी है बे ऑफ बंगाल के इधर वाला इलाका, इंडिया के इधर ऐसे, ये है अरबियन सी। तो अरबियन सी जो है एक क्या है, मार्जिनल सी है अरेबियन सी। और मेडिटेरियन सी भी क्या है, एक मार्जिनल सी है। यानी कि जो मार्जिनल सीज हैं दोस्तों, वो अरेबियन और मेडिटेरियन दोनों ही मार्जिनल सीज हैं। दे आर हॉट स्पॉट फॉर ट्रेड एंड फिशिंग। मार्जिनल सीज क्या है, दे आर हॉट स्पॉट्स ऑफ ट्रेड एंड फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है दोस्तों। रिंग ऑफ फायर में क्या क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। देखो जंगल की आग का कोई इंपोर्टेंस नहीं है वहाँ, ये 1 2 3 तीनों ही एक्टिविटी वहाँ पर होती है, मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भागों में जो कोस्टल एरिया है, ज्वालामुखियों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेटें, किनारों के सारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग, करीब 66% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों तटीय भागों, द्वीपों, चापों, समुद्री द्वीपों के सारे पाए जाते हैं। इसे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कहा जाता है। यह बेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस, अब माउंट एरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। वहां से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका का, जो दक्षिण अमेरिका पड़ता है उसका एंडीज वाला पार्ट, दक्षिण अमेरिका का, देखो मैप बनाने की कोशिश कर रहा था, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, ईस्टर्न जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। किसमें, मध्य सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट में मिल जाती है दोस्तों। कौन, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा ये रिंग ऑफ फायर। ये नीचे शुरू करते हैं, यहाँ पे टोंगा ट्रेंच, बोगनविले ट्रेंच, जावा सुंडा ट्रेंच इधर। उसके बाद ये मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच है, 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। तो सबसे गहरा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये इक्वेटर नीचे जा रहा है मैरियाना ट्रेंच के इधर साउथ में। फिर उसके बाद फिलीपींस ट्रेंच, राइकू ट्रेंच, इजुबोनिन ट्रेंच, जापान, कुराइल, एल्यूशन ट्रेंच। ये जापान की, और कुराइल क्या है, जापान के आइलैंड है, एल्यूशन ट्रेंच है दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बेल्ट है ना, मेडिटेरियन बेल्ट है, जो मध्य अटलांटिक बेल्ट है वहां तक जाता है दोस्तों। यहाँ से होते हुए देखो इधर आ गया मिडिल अमेरिका ट्रेंच में जो एंडीज है, एंडीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ फायर। देखो ये साउथ अमेरिका है, ये वाला पेरू चिली ट्रेंच भी है, मिडिल अमेरिका ट्रेंच से आता हुआ है, और पनामा वगैरह से। यहाँ पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी इसी का पार्ट है रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन का। तो एंडीज पर्वतमाला पूरी तरीके से रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन में आ जाती है, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में आ जाती है दोस्तों। देख रहे हो, जैपनीज, फिलीपींस, जावा, सुंडा, इंडोनेशिया। ये देखो नीचे ये इंडिया के नीचे वाला जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, इंडोनेशिया वाला पार्ट। इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, जावा के नीचे ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में होते हुए ये सारा पार्ट पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर का है, रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन का है दोस्तों, ठीक है। कुछ और न्यूज देख लो, देखो नीचे से फिर से आओ,
कर्माडेक ट्रेंच यहीं पे पाई जाती है नीचे, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। टोंगा ट्रेंच यहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जावा ट्रेंच मैं दिखा चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, इसी के सारे दोस्तों अर्थक्वेक आते हैं। 2004 की जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया वगैरह वाले में इलाके में, जो इंडियन ओशियंस को, बे ऑफ बंगाल में जो सबसे ज्यादा 2004 में इम्पैक्ट हुआ था, वो इसी रिंग ऑफ फायर का पार्ट था। देखो फिलीपींस में क्या है, ये माउंट पिनाटाबो है, देखो माउंट उंजेन भी है जो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में। अर्थक्वेक एंड सुनामी 2011 में, देखना मैरिना ट्रेंच, इजुबोनिन, ये मैंने बता चुका हूँ। एल्यूशन ट्रेंच ऊपर हो गई, नोवा रुप्ता हो गया। माउंट सेंट हेलेंस जो यूएसए का है, माउंट सेंट हेलेंस भी इसी पर पड़ता है, रिंग ऑफ पैसिफिक। वोल्केन पोपोकार्पेलो ये है, ये भी एक कहां पर है, मैक्सिको का है। मिडिल अमेरिका ट्रेंच हो गया, इधर नवादो डेल रुइज हो गया, और पेरू चिली ट्रेंच की मैं बात कर ही आता दोस्तों। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ए जोन इनसल्किंग द पैसिफिक ओशियन करेक्टर बाय द एक्टिव वल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। यहाँ पे एक्टिव वल्केनो पाए जाते हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दोस्तों। देखिए एक बार और, ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये जो एरोज हैं वो क्या है, ये सोच कर रहे हैं कौन कौन सी करंट्स हैं यहाँ पे। तो देखो ये इधर ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये इंडियन ओशन के इधर ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। ये अरेबिया, इंडिया, ये हिमालय ऊपर दोस्तों, ये ठीक है। ये सब जो रिंग ऑफ, ये रेड में जो ट्राइंगल है, ये रिंग ऑफ पैसिफिक फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट है। मैरिना ट्रेंच हो गया, एल्यूशन हो गया, ये सब मैंने आपको दिखाया पहले भी। तो ये सारा पार्ट है, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ये मैप, क्योंकि आपके दिमाग में ये मैप घर कर जाए दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है, अफ्रीका के ईस्ट में पड़ती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अरेबिया वाला पार्ट है, ये अरेबिया पेनिनसुला है, जो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में पड़ता है। व्हाट इट, देखो जैसे हमने ऊपर बात की थी, तो एक्टिव वल्केनो है, नीचे से आ जाओ एक बार। ये न्यू हर्बिडाइज ट्रेंच हो गई, यहाँ पे ये कर्नाटक हो गई, ये नगर का रेपो हो गया। ये रेड वाले क्या है, ये रेड वाले आपके मेजर एक्टिव वल्केनो है, ये नीचे। ये नगारा हुआ है, ये रुआपू है, रुआपू ये कहाँ पर है, कर्नाटक, और ये इस वाले इलाके में जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये नीचे वाले इक्वेटर से नीचे जो है, ये पैसिफिक अंटार्कटिक रिज हो गई, ठीक है। ये साउथ ईस्ट रिज हो गई। अब इधर आ जाओ इंडोनेशिया में, सबसे पहले पड़ता है सेमेरू, क्राकाटाओ, डेम्पो के बाद मेरापी। ये जावा ट्रेंच में है सारे दोस्तों। अगर आ जाए तो जितने भी एक्टिव वल्केनोज हैं, मेरापी ऊपर से देखो, मेरापी, उसके नीचे डेम्पो, फिर क्राकाटाओ और सेमेरू, ये क्या है, इंडोनेशिया में जावा ट्रेंच में पाए जाते हैं। दीज ऑल आर एक्टिव वल्केनो दोस्तों, क्या है, मेजर एक्टिव वल्केनोज हैं, ये ज्वालामुखी हैं। उसके ऊपर फिलीपींस प्लेट पे आ जाओ, ताल, माउंट ताल कहाँ है, फिलीपींस में। माउंट मेयन कहाँ है, फिलीपींस में, देखो यहाँ देख लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये मैरिना ट्रेंच की मैं आपने पहले भी बात की, जापान ट्रेंच, कोराइल ट्रेंच, ये जापान वाला इलाका आ गया। और यहाँ पर ऊपर जापान पे और एल्यूशन के बीच में जापान में क्लाउ सेवेस्का, ये भी एक एक्टिव वल्केनो है, क्लाउ सेवेस्का, जो कि जापान में पाया जाता है, एल्यूशन आइलैंड के साउथ में, सॉरी वेस्ट में एल्यूशन ट्रेंच आ गया। उसके ऊपर आ जाओ दोस्तों, एल्यूशन आइलैंड में यहाँ पे सिसालदिन एक्टिव वल्केनो है। पेवेलॉफ और कटमई, ये क्या है, ये भी एक्टिव वल्केनो है। यहाँ पे रेनियर, माउंट रेनियर, सेंट हेलेंस, अमेरिका की बात करता हूँ, यूएसए में क्या है, रेनियर आ गया, सेंट हेलेंस आ गया, माउंट लेसन आ गया, ज्वान डी फुका प्लेट, दीज आर ऑल्सो द क्या है, ये रेनियर, सेंट हेलेन, लेसन, ये एक्टिव वल्केनो है। ये पैसिफिक प्लेट पे आ जाओ दोस्तों नीचे, ये मोनालोआ और किलाउ क्या है, हवाई द्वीप का पार्ट है, ये हवाई आइलैंड है। यहाँ पे किलाउ और ये वाला बड़ा पार्ट देख रहे होगे पैसिफिक प्लेट में, ये क्या होना है, ये हवाई आइलैंड की बात हो रही है। वहीं जुआन डा फोका प्लेट क्या है, ये एक प्लेट है दोस्तों, मेजर प्लेट है, सॉरी माइनर प्लेट है। उसके नीचे आ जाओ, ये कैरिबियन प्लेट के नीचे आ जाओ, पेरिकुटन कहाँ, मैक्सिको में, पेरिकुटन मैक्सिको में एक्टिव वल्केनो है। पोपा कैपिटल, ये कहाँ है, मैक्सिको में, ये भी क्या है, एक्टिव वल्केनो। इजाल्को हो गया, पुआज हो गया, समझ रहे हैं, पुआज हो गया, ये क्या है, एक्टिव वल्केनो है दोस्तों। अब नीचे कैरिबियन में चले जाओ, माउंट पिली, देखो ये वाला माउंट पिली, और ये साउ फ्रेरी, ये एक्टिव वल्केनो, साउ फ्रेरीज एंड माउंट पिली, ये क्या है, एक्टिव वल्केनो है। नीचे रुइज है, पुरेस है, कोटापेक्सी कहाँ है, कहाँ पर है दोस्तों, कोटापेक्सी बताओ, कोटापेक्सी आ गया, ये साउथ अमेरिका में, इक्वाडोर में, कोटापेक्सी है, पुरेक है, रुइज है, कोकोस प्लेट आ गई इधर, ये पेरू और चिली की ट्रेंच है, ये नजका से मिलती है, पेरू चिली ट्रेंच कहाँ पर, नजका प्लेट से टकराती है। नजका प्लेट क्या है, माइनर प्लेट है, ये चिली राइज है, ठीक है। उसके नीचे कोटापेक्सी, अमेरिकन प्लेट आ गई। मिस्टी क्या है, ये भी एंडीज में एक एक्टिव वल्केनो है। अजूफरेल हो गया एंडीज में, ये भी एक्टिव वल्केनो है। ओसोरनो भी एक एक्टिव वल्केनो दोस्तों, ठीक है। ओसोरनो, अजूफराल एंडीज में है। मिस्टी साउथ अमेरिकन प्लेट है गाइस, ठीक है।
ये सब एक्टिव वल्केनो की बात कर रही है, मैं इसलिए बताया कि आप मिस ना करो कुछ चीजें, ठीक है। एक एक चीज को मैंने बताया। देखो स्प्रेडिंग प्लेट बाउंड्रीज ये है साउथ ईस्टर्न वाली, ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है जहां पर इस तरह ट्राइंगल बन रहा है, ये कन्वर्जिंग, ये कर्मेटिक में यहाँ पे है क्या कन्वर्जिंग हो रहा है। ये वल्कोनिक आर्क है, ये वल्कोनिक आर्क वाले हैं जहां पर ये पिंक कलर है, इस तरीके से देख सकते हो। तो दीज आर द मेन थीम ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, गॉट इट। और ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और इधर आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिकन प्लेट किधर है, ईस्ट में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ईस्ट में कौन सी है, साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और साउथ नहीं नॉर्थ वेस्ट में यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट होगी, और इसके वेस्ट में है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोस्तों, ठीक है। सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका। अब आगे बात करते हैं। देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की कुछ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1960 से यहाँ पे इरप्शन हुआ है 196 जो वल्केनोज हैं, करीब 28% ऑफ द वल्केनो इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन, एंड फ्रॉम 312 यानी कि 312 जो 45% हैं वो 1800 से क्या है इरप्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। ये पूरा डेटा है, आप एक बार पढ़ लो। अब मैं आता हूँ स्टैटिकल रिस्कैप में। ऑल होलोसीन वल्केनोज हैं 700 पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, जिसमें 56% क्या है परसेंटेज रखते हैं ग्लोबल टोटल का। जो वल्केनो विद कंफर्म इरप्शन हुआ सिंस 1960 से यहाँ पे 196 पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, जो 59% है 332 का दोस्तों। टोटल काउंट ऑफ कंफर्म इरप्शन की बात करें जो 1532 है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, जो 68% है। प्लेट बाउंड्री एंड वल्केनिक रिज की बात करें तो बिकॉज दिस इज ए नॉन साइंटिफिक फ्रेज, ये पूरा मैंने डेटा बताया आपको दोस्तों, ठीक है। पूरा डेटा मैंने इसलिए बताया कि आप देख सकते हो पूरा डेटा, वल्केनिक रिज की बात कर रहे हो, पूरा एक स्टैटिक दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हो पूरा, आप पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ उस पर, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे, बहुत ज्यादा चले जाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट सागर की बात करते हैं। सागर, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? यह है विशिष्ट समुद्री वनस्पति दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं यानी कि जो गर्म वार्म एंड कोल्ड जो करंट होती हैं वो चलती हैं, तब यहाँ पर इन गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है दोस्तों। कहाँ पर? इस सारगेसो समुद्र में। महासागर में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो यहाँ इन गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है। वहां प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। क्या? प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। पूछा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगेसो सागर। वहीं बरमूडा ट्रायंगल भी उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा था। अब सारगेसो समुद्र की मैं विशेषता दिखा देता हूँ। तो प्लैंकटन कहाँ बनते हैं? जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन बिंदु होता है वहां प्लैंकटन बनते हैं। और प्लैंकटन दोस्तों जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं पूरे वर्ल्ड का 50 से 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उनसे कहीं ज्यादा। ये याद रखना, मैंने अभी बताया था डेटा, ये फिर से याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। मैं पहले सारगेसो समुद्र दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये है सारगेसो सी, इसके बारे में पढ़ भी सकते हो क्या है। द सारगेसो सी इज ए 2 मिलियन स्क्वायर माइल यानी कि करीब 2 मिलियन 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मील्स में ओपन ओशियन इकोसिस्टम है। कैसा? खुला ओशियन इकोसिस्टम है। इट इज बाउंडेड बाय द सर्कुलेटिंग करंट्स, जो सर्कुलेटिंग करंट होते हैं ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक गायर। दिस फाउंडेशन ऑफ दिस इनक्रेडिबल पैलियोजिक इकोसिस्टम इज द फ्लोटिंग गोल्डन सार्गेसम सीवीड, फिर विच द सी इज नेम्ड, यानी कि जो वहां पर एक घास है गोल्डन सार्गेसम जो सीवीड है उसके नाम पर इसका नाम ये सी नेम पड़ा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये है क्या है, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोलैबोरेशन सारगोसी है। एजोर्स करंट यहाँ पर बहता है, एजोर्स। उसके नीचे कैनरी करंट है, कोल्ड करंट यहाँ बहता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। उसके बाद एंटीलीज करंट और गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। ये सारी धाराएं बहती हैं और सारगेसो सी के आसपास। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गल्फ स्ट्रीम, एजोर्स, कैनरी, नॉर्थ इक्वेटोरियल और एंटीलीज। शायद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी गर्म करंट है। सारगेसो सी कमीशन एरिया ऑफ कोलैबोरेशन द हैमिल्टन डिक्लेरेशन दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें सारगेसो सी के बारे में। ये देखो यहाँ पे ये होता है लर्न मोर अबाउट द सारगेसो सी विद द स्टोरी मैप। इस तरीके से क्या है बेस होता है दोस्तों, ठीक है। ये कछुआ वगैरह इस तरह से पाया जाता है। लर्न अबाउट अवर वक्त की बात हो रही है। नेक्स्ट बात देखो, सारे करंट एक बार और देख लो, मैंने बताया था कैनरी, नॉर्थ, ये इसके आसपास घूमते हैं। ये सारगेसो सी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ग्रेट अटलांटिक सार्गेसम बेल्ट से कवर होता है। यूकाटन करंट भी है इधर, कैरिबियन करंट भी है, सारा देख सकते हो आप अच्छे से। ये है कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस महासागर से सार्गेस से संबंधित है, ऊपर बात हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, यानी कि जिसमें सागर में जो ओशंस में लवण पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा लवण कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड दोस्तों, NaCl। कौन सा है? NaCl। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं और आप गलत कर देते हो। तो सोडियम क्लोराइड दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड दूसरे नंबर पे है, सबसे ज्यादा सोडियम हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर मैग्नीशियम सल्फेट, नंबर 1 ये हो गया। और नंबर 4 पर आ गया आपका कैल्शियम सल्फेट, नंबर 4 पे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। 1884 में एक अन्वेषण हुआ चैलेंजर, उसमें डिटमार ने, एक साइंटिस्ट थे, सागर में 27 प्रकार की लवणों का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार की लवण देख सकते हो आप। सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड 77.8%, नंबर 1। मैग्नीशियम क्लोराइड नंबर 2 पे है 10.9। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77.8% है, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा 10.9। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब 88-89% ये दोनों कवर कर लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें 4.7, नंबर 3 पे। कैल्शियम सल्फेट नंबर 4 पे। पोटेशियम सल्फेट नंबर 5 पे। कैल्शियम कार्बोनेट भी है नंबर 6 पे। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड नंबर 7 पे, जो सबसे कम पाया जाता है। नीचे वाले 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो कैल्शियम सल्फेट सबसे ज्यादा दोस्तों। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट से कम। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकतम लवणता पाई जाती है श्याम सागर, चीन सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर में। तो अधिकतम लवणता मृत सागर में पाई जाती है। किसमें? मृत सागर में। इन चारों सागरों की बात करूंगा अभी मैं। मृत सागर यानी कि डेड सी में 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता टर्की की इवॉन झील में है 330%। मृत सागर में लवणता है 238%। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता है 220% पाई जाती है दोस्तों। तो क्या है, सबसे ज्यादा लवणता किसमें है? टर्की की इवॉन झील में नंबर 1 पे। उसके बाद मृत सागर में यानी कि डेड सी में नंबर 2 पर। नंबर 3 पे यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक में 220%। तो एक हो गया आपका टर्की की इवॉन लेक, नंबर 2 हो गया मृत सागर डेड सी 238%, और यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक हो गई 220% के साथ दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ सारे सागर्स के बारे में दोस्तों। अब बात करने वाले हैं हम पहले मृत सागर की। मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता है टर्की की इवॉन लेक के बाद दोस्तों। डेड सी जो है एक हाइपर सलाइन लेक है, ये एक तरीके का लेक है। टेक्निकली इसे एक सॉल्ट लेक बोला जाना चाहिए, कोई सी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं डेड सी क्या है, एक हाइपर सलाइन लेक है। ठीक है, और ये दोस्तों जॉर्डन यानी कि जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, मैं बता दूं ऐसे लोकेशन, जॉर्डन इसके ईस्ट में पड़ता है, डेड सी के जॉर्डन इसके ईस्ट में है। एंड इजराइल, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, इजराइल इसके दोस्तों, इजराइल और इसके जो वेस्ट बैंक है, इजराइल और वेस्ट बैंक इसके वेस्ट में पड़ता है। जॉर्डन की रिफ्ट वैली में ये सी पड़ता है दोस्तों। ईस्ट में इसके जॉर्डन है मध्य सागर के, और जॉर्डन रिफ्ट वैली में ये पड़ता है दोस्तों। ठीक है, किसमें? जॉर्डन रिफ्ट वैली में। ठीक है, लेंथ इसकी करीब 50 किलोमीटर है। एवरेज डेप्थ हम बात कर चुके हैं 200 मीटर के आसपास है। ठीक है, एलिवेशन इसका हो चुका। और इसकी सैलिनिटी की बात करें हम डेड सी की, डेड सी की सैलिनिटी की बात कर रहे थे तो 33.7% है, करीब 8 to 9 टाइम्स सॉल्टियर देन ओशियंस, करीब 8 से 9 गुना ज्यादा सॉल्टियर यानी कि ज्यादा लवणीय है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो डेड सी है प्राइमरी क्या है, जॉर्डन रिवर इसमें से प्राइमरी, द जॉर्डन रिवर ये इसका वाटर सोर्स है। ठीक है, कोई आउटलेट, वाटर लीवीज ओनली वाया एवापोरेशन। जॉर्डन जो है, मध्य सागर जो है दोस्तों क्या है, डेड सी क्या है, एक तरीके से बिल्कुल भी कोई भी आउटलेट नहीं है, वाटर लेवीज होती है ओनली एवोपरेशन के द्वारा। इसमें एवोपरेशन रेट ज्यादा है, कोई भी नदी कुछ भी आके इसमें नहीं करता है, इसलिए ये ज्यादा लवणता है इसमें। ठीक है, ज्यादा लवणता की रीजन यही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइमेट इसका हॉट एरिड है, एवोपरेशन रेट एक्सट्रीमली हाई है, कोई एक्वाटिक लाइफ नहीं है। हाँ, मध्य सागर में ना फिश ना एक्वाटिक प्लांट सर्वाइव करते हैं, ओनली सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो कुछ बैक्टीरिया एंड एल्गी ही इस डेड सी में पाए जाते हैं, ना कोई प्लांट ना फिश ना प्लांट सर्वाइव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यही सारी चीजें इसके बारे में है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी की मैं मिटा देता हूँ ये। ठीक है, अब साउथ चाइना सी की बात करने वाले हैं। अच्छा, पहले एक बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा डेड सी क्या लैंडलॉक भी है, हाइपर सलाइन लेक मैं बात कर चुका हूँ, कोई आउटफ्लो नहीं है, साल्ट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं पाया जाता। दूसरा, कुछ सेमी एनक्लोज सीज है, जैसे भूमध्य सागर क्या है, रेड सी क्या है,
रेड सी, मेडिटेरियन सी और पर्शियन गल्फ, ये क्या है, ये भी हाई सैलिनिटी रखते हैं और ये सेमी एनक्लोज हैं, सेमी एनक्लोज सी है, मतलब कुछ तरफ से बंद है, ठीक है, और इनकी सैलिनिटी लगभग 35% के आसपास है। ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड लिमिटेड फ्रेश वाटर इनफ्लो, क्योंकि इसमें लिमिटेड फ्रेश वाटर इनफ्लो है और हाई इवेपोरेशन रेट है दोस्तों, ठीक है। ये ओपन ओशंस हैव hover around the global average. Brackish seas है like the Baltic and Black Sea have significant reduce the salinity. अब मैं बात करता हूँ एक बार कौन कौन से सी हैं उनकी सारे की बात कर लेता हूँ, फिर मैं साउथ चाइना सी को एक बार एक्सप्लेन करूंगा। देखो सबसे ज्यादा मैंने बात की डेड सी 337% से 340% तक है दोस्तों, 33.7% के आसपास तक ये क्या है, सैलिनिटी है। देखो डुआन जुआन पॉन्ड की बात करें, ये करीब 44% है, 44% है, और ये कहाँ है मैं इसकी भी बात करूंगा। जो डुआन जॉन पॉन्ड है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, ये अंटार्कटिका में है, कहाँ पर, अंटार्कटिका का पार्ट है, वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। 44 पार्ट्स पर थाउजेंड्स, ये 44 पार्ट्स मतलब 44% यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड है इन पे, 44 पार्ट्स मतलब 1000 में 44 पार्ट है। वहीं लेक रैथवा की बात करो, लेक रैथवा है दोस्तों, वहां पे एक लेक रैथवा कहाँ पड़ती है, ये लेक रैथवा पड़ती है आपके सेनेगल में, ये भी 40 पार्ट्स क्या है, 40 पार्ट्स पर थाउजेंड है लेक रैथवा। इसके बाद नंबर 2 पे आ गई, उसके बाद गारा बाउजकली, ये तुर्कमेनिस्तान में है। कैस्पियन सी लेगून है, ये 35 पार्ट्स हो गए, ठीक है, 35% लेक असाल हो गई जिबूती में, लेक असाल कहाँ है, लेक असाल जिबूती में है, ये कितनी है, 34.8% के आसपास। एक्सट्रीमली ये जो रेड सी है, एक्सट्रीमली हाइपरसालिन मैंने बात कर चुके हैं। रेड सी, रेड सी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। रेड सी कैसा है आपका, रेड सी दोस्तों, रेड सी इसमें भी करीब 36% जो साउथ में, यानी कि अगर देखा जाए तो 36% साउथ में, साउथ वाले इलाके में, और 41% के आसपास नियर गल्फ ऑफ स्वेज के आसपास, ये क्या है, इसका परसेंटाइल है, पार्ट्स पर थाउजेंड है। वन ऑफ द साल्टिएस्ट लार्ज सी है रेड सी। मेडिटेरियन सी की बात करें, मैं अभी बात कर रहा था मेडिटेरियन सी की, ये करीब है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 36% यानी 36 पार्ट्स पर थाउजेंड है, मैं सॉरी 38 के आसपास है, करीब 38 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास है। हाई इवेपोरेशन रेट है मेडिटेरियन में और लिमिटेड एक्सचेंज है विद द अटलांटिक ओशन। पर्शियन गल्फ की बात करें, ये भी एनक्लोज है, एक तरीके से सेमी एनक्लोज है, एडजेसेंट है, करीब 40 पार्ट्स पर थाउजेंड है इन इंटीरियर, अगर देखा जाए तो अराउंड 37 के आसपास है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अटलांटिक का भी देखो तो 36 37 है, इंडियन ओशन कम है, 35 के आसपास है दोस्तों, ठीक है। बाल्टिक सी में बहुत कम है क्योंकि वहां पर ब्रैकिश वाटर सरफेस सैलिनिटी बहुत कम है, 0.3 से 0.9% मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। ब्लैक सी में थोड़ी ज्यादा है, 18 से 25 के आसपास, लो सैलिनिटी है यहाँ पे अप्रोक्स, ड्यू टू हाई फ्रेश वाटर। ब्लैक सी में दोस्तों हाई जो है फ्रेश वाटर इनफ्लो होता है, वहां पे बहुत सारी नदियां ब्लैक सी में आकर गिरती हैं, इसलिए वहां पर कम है दोस्तों, ठीक है। मैं सारी बात होगी। रेड सी, मेडिटेरियन, ओपन ओशन में क्या है, 35% है, करीब 32 से 37 की रेंज है। अरेबियन सी में कितना है, मैं देखो एक बार बता देता हूँ। डुआंजुआ पॉन्ड में हो गया 44, लेक रेतवा में 44%, 40%, पर्शियन गल्फ इंटीरियर में 37 से 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद रेड सी में 36 से 41, ये चौथे नंबर पे है। डुआंजुआ नंबर 1, लेक रेतवा नंबर 2, पर्शियन गल्फ नंबर 3, रेड सी नंबर 4, नंबर 5 पे रेड सी के बाद आता है मेडिटेरियन सी, जिसमें करीब 38 के आसपास है। नंबर 6 पे कौन सा आ गया, ओपन ओशियन, एवरेज है ना ये 35% के आसपास। नंबर 7 पे आ गया अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या है, अरेबियन सी में 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास, यानी कि अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से ज्यादा सलाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 पे, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कितना है, बे ऑफ बंगाल में 32 के आसपास। अच्छा, बे ऑफ बंगाल से कम है नंबर 9 पर ब्लैक सी, याद रखना ब्लैक सी। ब्लैक सी में 18 से 25 पार्ट्स पर थाउजेंड यानी कि परसेंटाइल के आसपास। उसके बाद सबसे कम बाल्टिक सी और सबसे कम है बाल्टिक सी में, ब्लैक सी में उससे ज्यादा है 9वें 10वें नंबर पर बाल्टिक सी, 0.3 से 0.9 के बीच में। समझ रहे हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने डिटेल बता दी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस काफी बन जाते हैं। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की, कितना लंबाई कितना वॉल्यूम है इसका। चलो बात करते हैं साउथ चाइना सी की, बात करने वाले थे दोस्तों। साउथ चाइना सी क्या है, साउथ चाइना सी यहाँ समझो। साउथ चाइना सी दोस्तों 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये साउथ ईस्ट एशिया एंड फिलीपींस के बीच में, कहाँ पर मैं बात करूं तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया एंड फिलीपींस के बीच में, फिलीपींस शायद इधर पड़ता है, इसके बीच में। इसमें फिश एंड ऑयल रिच मात्रा में पाया जाता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं एक बार सारे मेजर सीज वर्ल्ड के बता देता हूँ और उनका एरिया दोस्तों।
ठीक है, चलो आगे बताऊंगा, अभी नहीं। ये हो गया साउथ चाइना सी की बात होगी। अभी मेडिटेरियन सी का बता देता हूँ। मेडिटेरियन सी साउथ चाइना सी से साइज में छोटा है। मेडिटेरियन सी कितना, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 2.5। और साउथ चाइना सी कितना, 3.5, 3.5। नंबर 1 पे अरेबियन सी जो 3.86 है, नंबर 2 पे साउथ चाइना सी, नंबर 3 पे मेडिटेरियन सी। अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस आता है तो आप देख सकते हो। तो मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, ये मेडिटेरियन सी दोस्तों यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में। एशिया इधर, यूरोप इसके इधर और अफ्रीका इसके इधर पड़ता है, ठीक है, आप देख सकते हो। क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इसी को बोला जाता है, मेडिटेरियन सी को, ठीक है। और भी चीज की बात करेंगे आगे, फिलहाल इतना समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यहाँ आप सीक्वेंस भी लगा सकते हो। ये हो गया मृत सागर, मृत सागर के बाद दोस्तों लाल सागर, उसके बाद दोस्तों भूमध्य सागर, उसके बाद दोस्तों कैस्पियन सागर। 1 2 3 4 ऐसे लगाना है आपको, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं। न्यूनतम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां भी गिरती हैं। मृत सागर में सबसे ज्यादा, लाल सागर में उससे ज्यादा, फिर भूमध्य सागर में। न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तर में, नॉर्थ सी में ऐसे बना देता हूँ, उत्तर में लवणता 14 परसेंटाइल यानी कि 14 पार्ट्स पर थाउजेंड्स पे पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर याद रखना, वोल्गा, वोल्गा जो रूस यानी यूरोप की नदी है, यूराल, वोल्गा और यूराल नदियों का स्वच्छ जल की आपूर्ति रहती है, यहाँ पर आकर गिरती है। दक्षिण भाग में काराबुगाल की खाड़ी में, दक्षिण भाग में इसके यहाँ पर काराबुगाल की खाड़ी पड़ती है, जहां पर लवणता ज्यादा है, यानी कि उत्तर से ज्यादा दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण तक वो नदियां नहीं पहुंच पाती। तो 17 पार्ट्स पर थाउजेंड है। काराबुगाल की खाड़ी कहाँ है ये भी याद रखना, कैस्पियन सागर में। लाल सागर में लवणता 37% है और 41% तक पाई जाती है। और भूमध्य सागर की मैंने अभी बात की थी, भूमध्य सागर में करीब 35% के आसपास पाई जाती है, और कैस्पियन सागर में 14% के आसपास पाई जाती है। आई होप समझ लोगे। और वोल्गा और यूराल कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में। और इसके जो काराबुगाल की खाड़ी है वहां पर लवणता वो नॉर्थ वाली पार्ट से ज्यादा है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ वाली पार्ट से साउथ में ज्यादा है कैस्पियन सी में दोस्तों, ठीक है। अभी कैस्पियन सी भी दिखा देता हूँ, चलो 1 मिनट। देखो भाई, अभी मैं सब समझा रहा हूँ, प्यार से आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। देखो ये साउथ में जो काराबुगाज बे है, यहाँ 17 परसेंटाइल की बात हो रही थी, तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ, मैं बताऊंगा किस किस से लगा हुआ है, ये समझो, ठीक है। यहाँ नीचे ये ईरान से भी लगा हुआ है, नीचे तुर्कमेनिस्तान से भी, उज्बेकिस्तान से नहीं लगा हुआ है, कजाकिस्तान से लगा हुआ है। ये कैस्पियन सी की है, ये अजरबैजान इसके शहर पर है बाकू, जहाँ COP29 हुआ है, UNFSSC का। अजरबैजान के ईस्ट में, वेस्ट में है क्या, अर्मेनिया। यहाँ टर्की से भी लगा हुआ है, ठीक है, ईरान से भी लगा हुआ है, टर्की से भी है थोड़ा बहुत, चालूस रास्ते इसके किनारे हैं। ये क्या है, मखा चखा लगा देख सकते हो, अकाताऊ यहाँ पर है। ये देखो यूराल रिवर और वोल्गा दोनों, देखो यूराल इधर से आती है, अतायरू से गिरती है, और बोल्गा क्या है, अफसर खान से। बोल्गा के पे, बोल्गा रिवर पे अफसर खान पड़ता है, और अतायरू कहाँ पर पड़ता है, ये यूराल रिवर पे। यूराल जो रसिया और उसके यूरोप के बीच में क्या बनाती है, एक सीमा बनाती है। और वोल्गा रिवर ये कहाँ से है, ये रसिया से है, अफसर खान के बीच में दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप सो आप समझ गए होंगे कैस्पियन। और कैस्पियन की एक ट्रिक है, तारीख बोले तो तुर्कमेनिस्तान, ऐसे बोले अजरबैजान, आर से बोले तो रसिया, और आई से बोले तो ईरान, के से बोले तो कजाकिस्तान। टर्की भी लगता है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, टर्की नहीं लगता, ठीक है, गॉट इट। तुर्कमेनिस्तान लगता है, गॉट इट। अब ये हो गया कैस्पियन सी। नेक्स्ट बात करते हैं अब। ये देखो ये सारे कंट्री लगते हैं, ऊपर से कजाकिस्तान, रसिया, इधर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये इधर नहीं लगते और वाले ना, ये मैं दिखाने के लिए इसलिए दिखा दिया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप जॉर्डन सी भी दिखाओ, जॉर्डन, भूमध्य और लाल, मैं सब दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, आप सब दिखाई देता हूँ पहले, 1 मिनट है। ये भाई है जॉर्डन, ये रेड सी, ये जॉर्डन सी यहाँ पड़ेगा, ये जॉर्डन है पूरा, ये वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये देख लो पहले, मेडिटेरियन सी, लेबनान ऊपर है, सीरियन अरब रिपब्लिक हो गया, इराक हो गया, इधर इधर सऊदी अरबिया। देखो पहले मैप, इजराइल, अकाबा यहाँ पड़ता है जॉर्डन के इधर, रेड सी के इधर अकाबा भी है, इजिप्ट इधर है। अभी मैं जॉर्डन सी दिखाऊंगा। देखो गाइस, ये है जॉर्डन सी में दिखाने वाला हूँ, ये है ये वाला, ये डेड सी, मतलब सॉरी डेड सी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कुमाराम नेशनल पार्क है, अम्मान बीच डेड सी में, ये डेड सी, ये डेड सी देख लो आप, ये मैप में देख लो आप इस तरीके से। मसादा नेशनल पार्क हो गया, ये कहाँ कहाँ इससे, तो ये देखो, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी पड़ गया इधर, ये जॉर्डन सी, जॉर्डन इजराइल इधर पड़ता है, इधर वेस्ट बैंक हो गया, जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप हो गया, हैपा इधर हो गया, ये हैपा है यहाँ, हैपा ऊपर, ये हैपा इस तरीके से, हैपा, हेचन, हैबोन बीच, सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब इस तरह से दिखाता हूँ मैं, डेड सी यहाँ है, ये मृत सागर,
ठीक है, जॉर्डन, इजराइल, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, द लोकेशन ऑफ द डेड सी, सीरिया। वर्ल्ड एटलस की पिक है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। ये हो गया आपका डेड सी, लेबनान ऊपर पड़ता है, सीरिया से लगा हुआ, कौन कौन से लगे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मेडिटेरियन सी से कौन लगा हुआ है, लेबनान, ठीक है, वेस्ट बैंक नहीं, जॉर्डन नहीं, सीरिया नहीं, क्या लगा हुआ है, लिस्ट। आई से इजराइल, एल से लेबनान और एस से सीरिया, सीरिया लगा हुआ है, और टी से क्या लगा हुआ है, लिस्ट करके लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये लेबनान, इजराइल, सीरिया और, ठीक है, लगा हुआ है मेडिटेरियन सी से, गॉट इट। देखो ये हो गया आपका डेड सी, मैंने अभी बताया था आपको। गाजा सिटी यहाँ हो गया, गाजा स्ट्रिप में, यहाँ पर नीचे रफा भी पड़ता है, ठीक है। अब ये समझो ये ऊपर है मेडिटेरियन सी, अरे आजा भाई, ठीक है, देखो नीचे रेड सी है, रेड सी यहाँ से गल्फ ऑफ सुएज या गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे अकाबा पड़ता है, इलाद पड़ता है, जॉर्डन, इजराइल, पिनाई सेंसुला है इजिप्ट वाला, ठीक है, ये इजिप्ट है। ये गल्फ ऑफ सुएज से जाते हुए सुएज से आगे पड़ती है ये ग्रेट बिटर लेक, कहाँ पर पड़ती है, ये देखो ये वाली, ये ग्रेट बिटर लेक, सुएज, यहाँ पे सुएज कैनाल है, देखो ये ग्रेट बिटर लेक, यहाँ पे सुएज कैनाल, और पोर्ट साइड पड़ता है मेडिटेरियन सी में, ये ऊपर है मेडिटेरियन सी। मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ये तेल अवीव यहाँ पड़ता है, जेरूसलम, तेल अवीव, वेस्ट बैंक ऊपर, अम्मान, जॉर्डन, ये डेड सी हो गया, जॉर्डन, अकाबा, ये सऊदी अरबिया इधर पड़ता है, ताबुक, इजिप्ट, ये हो गया असल। तो सारी चीजें ये नीचे रेड सी है, मैं सारा मैप पूरा दिखा चुका, रेड सी, ठीक है, जॉर्डन, रेड सी, गल्फ ऑफ सुएज, अकाबा और मेडिटेरियन सी। अब बात करते हैं, आई होप सो आप समझ रहे होंगे सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है ये भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय महाद्वीप में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है दोस्तों, पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ भी दिखा देता हूं मैं आपको, एक बार रुक जाओ, अब समझो। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है पश्चिमी विक्षोभ, इज इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन that brings winter rainfall and snowfall to the northwestern parts of the Indian subcontinent. These storms are carried towards India by the subtropical westerly jet stream and are a significant source of non-monsoonal precipitation. देखो इसके की एस्पेक्ट्स क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, लो प्रेशर सिस्टम होता है दैट ऑरिजिनेट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, मेडिटेरियन ओरिजिन होता है, मेडिटेरियन सी से ट्रेवल करते हैं ईस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडिया। वेस्टर्ली विंड चलती हैं, दे आर ड्रिवन बाय द वेस्टर्ली विंड विच कैरी देम अक्रॉस द मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल, प्राइमरी सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल होता है, स्नोफॉल पड़ता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो उसका सब कॉन्टिनेंट है इंक्लूडिंग हिमालय वाले एरिया में। रबी क्रॉप के लिए इंपोर्टेंस है क्योंकि रेनफॉल एसोसिएट विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज क्रूशियल फॉर रबी क्रॉप्स स्पेशली व्हीट यानी गेहूं की खेती जो होती है विच आर सोन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। इम्पैक्ट क्या है, दे कैन ऑल्सो कॉज फॉग पड़ता है, हेल स्टॉर्म्स, कोल्ड वेव्स, सम केसेस इवन क्लाउड बस्ट एंड फ्लड्स भी आ जाते हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या है, दे कंट्रीब्यूट टू विंटर प्रेसिपिटेशन एंड इन्फ्लुएंस इन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपने देखी, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ इसके मैप की, गॉट इट। ये है भाई मैप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये मेडिटेरियन सी यहाँ से उठी हवाएं, यहाँ पे प्रेशर बना और साइक्लोन इज फॉर्म्ड, द वार्म एयर कॉन्टिनेंट टू राइज, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी में वार्म एयर कॉन्टिनेंट से राइज होती है, मॉइस्ट एयर लेती है यानी कि वहाँ पर मॉइस्चर लेती है फ्रॉम द ओशियन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड्स। और उसके बाद नीचे देखो वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशियन, ये आगे नीचे, ये पूरा मैप नीचे वाले में। दूसरा वाटर वेपर राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, राइज हुई और एटमॉस्फेयर में गई। As the water vapor rise, it cools and condense into liquid droplets. ठीक है, कंडेंसेशन हुआ यानी कि बादल बनाए, कंडेंसेशन रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर यानी कि लाइट एयर को हल्का करने के लिए उसने क्या किया, हीट को रिलीज किया। द वार्म एयर कंडीशन टू राइज विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशियन टेकिंग इट्स प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड, और बहुत सारी विंड बनी और ये विंड फ्लो हुआ इस तरीके से न्यू दिल्ली यानी कि नॉर्दर्न इंडिया की तरफ दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ ये मूव कर जाती है। ये है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है, दक्षिण चीन सागर। इंपोर्टेंट है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में दक्षिण चीन सागर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 3.47 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दक्षिण चीन सागर
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। किसका? पश्चिमी प्रशांत महासागर का, वेस्ट पैसिफिक ओशन का। ये पूछा जा सकता है कि जो साउथ चाइना सी है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। यह पूर्वी चीन से ताइवान जलसंधि द्वारा फिलीपीन सागर से, यानी कि यह पूर्वी चीन से ताइवान जलसंधि द्वारा, फिलीपीन सागर से, लुजोन जलसंधि से जुड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। अब मैं आपको एक बार दक्षिण चीन सागर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये है साउथ चाइना सी वियतनाम और फिलीपींस के बीच में, फिलीपीन सी के वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी पार्ट है किसका? पैसिफिक ओशियन का। साउथ चाइना सी आल्सो नोन द साउथ ईस्ट एशिया सी भी बोला जाता है। इट इज ए मार्जिनल सी। कैसा है? साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, ये सारी जानकारी है और आगे देख सकते हो। ये बात ज़्यादा बात विकिपीडिया खोल देता हूँ एक बार, आपको एक मिनट रुक जाओ। ये है, ये पूरा एरिया है साउथ चाइना सी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कितना मैरीटाइम होता है, क्या होता है देख लो एक बार, पढ़ लो एक बार। साउथ ईस्ट एशिया सी इज ए मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इट बाउंडेड द नॉर्थ बाई साउथ चाइना। नॉर्थ में क्या है? साउथ चाइना है। वेस्ट में इंडोनेशियन पेनिनसुला है, इंडो चाइनीज पेनिनसुला। ईस्ट में आइलैंड ऑफ ताइवान और नॉर्थ वेस्ट में इसके फिलीपींस, जो मेनली लुजोन, मिंडारो एंड पलावन स्टेट से अलग होता है। इन साउथ में इसके बोर्नियो है, ईस्ट में सुमात्रा है एंड द बंगका बेल्टुंग आइलैंड भी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इट कम्युनिकेट्स विद द ईस्ट चाइना सी वाई द ताइवान स्टेट, फिलीपींस सी एंड द लुजोन स्टेट, सुलू सी वाई द स्टेट अराउंड द पलावन, जावा सी वाई द करीमाता, बंगाकार सी एंड द डायरेक्टली गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड गल्फ ऑफ टोंकिन इज पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो देख सकते हो, ये एक मार्जिनल सी है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्या बात करनी? रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह किस सागर पर स्थित है? किस पर है? ये रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह बेरेंट सी पे है। ये भी दिखाना पड़ेगा, ये बेरेंट सागर पे है दोस्तों। रूस का, देखो यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह। पहली बात तो अर्खांजलिस्क बंदरगाह किसका है? रूस का। एक मिनट मिटा दूं भाई, देख लेना सही से, पढ़ लो। ये रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह क्या है? रूस का है, रूस का है और बेरेंट सी पर पड़ता है दोस्तों। किस पर? बेरेंट सी पर। यहाँ थोड़ा डिटेल दे देते हैं। रूस का अर्खांजलिस्क बंदरगाह बेरेंट सागर के किनारे स्थित है। बेरेंट सागर आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो नॉर्वे तथा रूस के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्वे तथा रूस के उत्तर में है बेरेंट सागर। मध्य युग में इस मर्मन सागर के नाम से भी जाना जाता था। मध्य युग में से मर्मन सागर कहते थे बेरेंट सागर को दोस्तों। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं सारे सीज का एक बार एरिया वाइज बता देता हूँ, क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो जाए। देखो, मैं अरेबियन सी से स्टार्ट करता हूँ जो सबसे बड़ा है। अरेबियन सी जो है एक सबसे बड़ा सी है, जो क्या है? अरेबियन सी अप्रोक्स 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ये अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच में है। ठीक है, इसका ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट टाइम के लिए, और मानसून सिस्टम बहुत इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि मानसून अरेबियन सी से आता है, साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद आता है साउथ चाइना सी, जिसकी हम बात कर रहे थे, दक्षिण सागर। ये अरेबियन सी से थोड़ा छोटा है, ये 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, साउथ ईस्ट एशिया एंड फिलीपींस के बीच में, और ऑयल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आता है मेडिटेरेनियन सी, जो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच में। इसको क्रैडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन बोला जाता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आता है आपका कैरिबियन सी। कैरिबियन सी आप जानते हैं 2.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड के बीच में। कोरल रीफ्स और हरिकेन के इसके लिए जाना जाता है, हरिकेन आते हैं यहाँ पे। नंबर 5 पे है बेरिंग सी। बेरिंग सी की बात कर रहे थे, ये बेरेंट था, बेरिंग नहीं। तो बेरिंग सी दोस्तों, ये वाला बेरिंग सी, मैं मिटा दूं एक बार। तो बेरिंग सी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ फिलहाल बेरिंग सी की बात कर रहे हैं। एक मिनट। तो जो बेरिंग सी है दोस्तों, बेरिंग सी, तो बेरिंग सी 2 पॉइंट, यानी कैरिबियन से छोटा है, 2.27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये बिटवीन अलास्का एंड रसिया, बेरिंग सी अलास्का और रसिया के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड्स हैं, रिच फिशिंग ग्राउंड्स हैं बेरिंग सी। गल्फ ऑफ मैक्सिको नंबर है, नंबर 6, 1.55 मिलियन दोस्तों। अच्छा, उससे बड़ी दोस्तों, उससे बड़ा है सी ऑफ ओकोटस्क। नंबर 6 पे सी ऑफ ओकोटस्क है, जो 1.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, बिटवीन रसिया और जापान के बीच में। ओकोटस्क का है रसिया और जापान में। यहाँ पर आइस कवर्ड होती है विंटर में। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये नंबर 7 पे 1.55 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है,
यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में बॉर्डर करती है। यहाँ पे मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेड सी की, जो मैंने अभी दिखाया था, रेड सी की बात करते हैं। रेड सी दोस्तों नंबर 8 पे है, 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ पर है? रेड सी नंबर 8, 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक, कोरल, इसमें ध्यान रखना कौन सा बड़ा है। तो रेड सी 4,38,000 है, 4,38,000 एक मिनट, ठीक है, 4.38 लाख कर देता हूँ, 4,38,000, ठीक है। कहाँ पर है? अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में। यहाँ पे वार्मेस्ट एंड सॉल्टिएस्ट वाटर होता है अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला के बीच में। नंबर 9 पे है रेड सी के बाद ब्लैक सी। रेड सी से छोटा है ब्लैक सी। ब्लैक सी है 4,36,000 यानी कि 4 नहीं लिख पा रहे हैं, बताइए, 4.36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये यूरोप, जो ब्लैक सी है यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्ट करता है मेडिटेरियन को वाया बॉस्फोरस। मेडिटेरियन सी को ब्लैक सी किससे? बॉस्फोरस स्टेट के द्वारा दोस्तों, ब्लैक सी। नेक्स्ट है 10वां, ये है बाल्टिक सी। ये है बाल्टिक सी जो 3.77 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये नॉर्थ यूरोप में पड़ता है। इसमें लो सैलिनिटी सबसे कम, सेमी फ्रोजन है विंटर में, बाल्टिक सी। उसके बाद आते हैं 11 कोरल सी। कोरल सी की बात करें जो 4.8 मिलियन पड़ता है दोस्तों करीब। ये ऑफ कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना। कोरल सी बहुत बड़ा है। कोरल सी कितना बड़ा है? कोरल सी अगर अप्रोक्स देखा जाए तो 4.8 मिलियन, यानी कि अगर सब में बड़ा, अरेबियन सी से भी बड़ा है कोरल सी, 4.8 मिलियन। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तस्मान सी की बात कर लो, देखो कोरल और तस्मान की बात कर रहा हूँ। तस्मान सी भी 2.3, ये भी उधर पड़ता है, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ये अपने रफ वाटर के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ सी की, 5,75,000 वर्ग किलोमीटर है, यूके, नॉर्वे एंड डेनमार्क की। यहां से क्वेश्चन आ जाए यूके, डेनमार्क और यहां से दोस्तों मैं नॉर्थ सी भी दिखाऊंगा अभी। नॉर्थ सी है 5,75,000, यूके, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन होता है। अंडमान सी 7,97,700, यानी कि अंडमान सी इस नॉर्थ सी से बड़ा है। तो ये कितना है? 7.97 लाख। म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान आइलैंड के बीच में रिच बायोडाइवर्सिटी है। अब आते हैं नंबर 15 पे एजियन सी। एजियन सी 2,14,000 यानी कि 2.14 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीस और टर्की में, एजियन कहाँ है? ग्रीस और टर्की के बीच में। यहाँ पे ग्रीस और टर्की में, यहाँ पे ग्रीक हिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंस है। अब आते हैं नंबर 16 पे एड्रियाटिक सी जो 1.38 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में, इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में ये टूरिज्म के लिए जाना जाता है, एड्रियाटिक सी। अब आते हैं सी ऑफ जापान पे, ये काफी बड़ा है, 9.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ईस्ट सी भी बोला जाता है, बिटवीन जापान, रशिया और कोरिया के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड है दोस्तों। उसके बाद में फिलीपींस सी पे जो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, फिलीपींस सी ईस्ट ऑफ द फिलीपींस में है, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड बाई एरिया। अब देखो भाई, अब अगर सबसे बड़ी बात आती है कि सी कौन सा बड़ा है, तो नंबर 1 पे आ गया आपका फिलीपींस सी, लार्जेस्ट सी है इन द वर्ल्ड बाई एरिया, फिलीपींस सी 5 मिलियन। उसके बाद है कोरल सी। कोरल सी कितना है? कोरल सी है दोस्तों आपका 4.8 मिलियन। नंबर 2 पे कोरल आ गया। मैं अभी और बता दूंगा, अभी और पूरा एक और देख लो। हडसन बे, हडसन है 1.23, जो इसका नाम यूएसए बे कर दिया गया है, नहीं वो मैक्सिको कर दिया। हडसन बे ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट कनाडा में, नॉर्थ ईस्ट कनाडा में है ये हडसन बे। लार्ज इनलैंड सी, हडसन बे लार्ज इनलैंड सी है, कनेक्टेड बाई अटलांटिक इनलैंड सी है ये। उसके बाद आता है कैस्पियन सी, 3,71,000 किलोमीटर है, यूरोप और एशिया के बीच में है ये। लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है कैस्पियन सी। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार कौन सा सी बड़ा है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ फिलीपींस सी है, लार्जेस्ट 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका कोरल सी है जिसका 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। नंबर 3 पे है अरेबियन सी जिसका है 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और नंबर 4 पे आ गया कैस्पियन, 3.71 लाख है दोस्तों, ठीक है। तो इतना नहीं है, 3.71 लाख के आसपास है, पर ये 37 लाख नहीं है, 37 लाख होता तो बड़ा होता। नंबर 4 पे आ गया साउथ चाइना सी, ये नंबर 4 पे 3.5 साउथ चाइना सी है नंबर 4 पे दोस्तों। पहले पे कौन सा है? पहले पे आपका फिलीपींस, दूसरे पे कोरल, नंबर 3 पे अरेबियन, नंबर 4 पे साउथ चाइना सी
नंबर 5 पे कैरेबियन, कैरेबियन। नंबर 5 पे कौन सा, कैरेबियन सी हो गया दोस्तों। नंबर 6 पे बेरिंग सी। 7 पे मेडिटेरियन, बेरिंग सी मेडिटेरियन सी से बड़ा है, याद रखना, ठीक है। ये सब है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, आप देख लेना दोस्तों एक बार, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं, आज सी और ओशियंस खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, तो लार्जेस्ट हो गए दोस्तों 5, फिलीपींस 1, नंबर 2 पे कोरल, नंबर 3 पे अरेबियन, नंबर 4 पे साउथ चाइना सी, नंबर 5 पे कैरिबियन सी। 5 आपके लार्जेस्ट सी ऑफ एरिया वाइज हो गए, ठीक है। फिलीपींस का 5 मिलियन है, कोरल सी का 4.8, अरेबियन का 3.86 और साउथ चाइना सी का 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और कैरिबियन सी का है 2.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, कौन कौन से नहीं है, ये स्वीडन और नॉर्वे नहीं है दोस्तों, इनकी मैं अभी मैप दिखाता हूँ। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, रसिया। नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सागर से न लगकर उत्तरी सागर व नॉर्वेजियन सागर से लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। बाल्टिक सागर किसकी, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन से सागर किससे लगे हुए हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं मैप दिखाता हूँ आपका इसको। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो सागर हैं जो पैसिफिक ओशियन से लगे हुए हैं, देखो फिलीपींस सी पैसिफिक से लगा हुआ है, किससे, पैसिफिक से, जिसमें फिलीपींस, ताइवान, जापान, पलाऊ ये सब है। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड डीप ट्रेंच मैरियाना फिलीपींस सी में है। कोरल सी हो गया, ये भी किससे, पैसिफिक से, ऑस्ट्रेलिया, कोरल सी में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। बॉर्डरिंग कंट्री जो कोरल सी में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, सोलोमन आइलैंड, वियतनाम हो गया, ठीक है। ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ को कंटेन करता है। साउथ चाइना सी की मैं बात करूं, रेड करता हूं, साउथ चाइना सी की मैं बात करूं, साउथ चाइना सी की मैं बात करूं, ये क्या है, 3,50,000 के आसपास, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, ताइवान, ऑयल डिस्प्यूटेड आइलैंड है यहाँ पर। ईस्ट चाइना सी, ये सारे पैसिफिक ओशियन से लगे हुए हैं। पैसिफिक, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ये ईस्ट चाइना सी में है। कौन कौन से, चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया। इंपोर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं। सी ऑफ जापान की बात करें, ये क्या है, ईस्ट जापान की, ईस्ट सी में जापान, रसिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। डिस्प्यूटेड नेम है बिटवीन जापान एंड कोरिया। बेरिंग सी की बात करें, ये रसिया और यूएसए के बीच में रिच फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पर। बेरिंग सी यहाँ पर रसिया और यूएस के। तस्मान सी, ये भी तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, नून फॉर रब वाटर, तस्मान सी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद येलो सी आ जाओ, येलो सी मिटा दूं एक बार, येलो सी की बात कर रहा हूँ मैं, येलो सी की बात कर रहा हूँ, सारे मेजर सी के मैप दिखाऊंगा। येलो सी की बात कर रहा हूँ, येलो सी ये क्या है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हाई सेडिमेंट्स। चाइना जो हाई सेडिमेंट्स लाती है येलो रिवर, जिसको हांगो रिवर भी कहते हैं, येलो रिवर हाई सेडिमेंट्स लेकर आती है इस येलो सी में। उसके बाद अरापुरा सी, ये भी पैसिफिक ओशन में। अरापुरा में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। सेलो कॉन्टिनेंट है, सेल्फ वाटर, सेलो कॉन्टिनेंट सेल्फ वाटर है किसमें, अरापुरा सी में, जो ऑस्ट्रेलिया के उसमें पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। सेलिबीच सी, सेलिबीच ये फिलीपींस, सेलिबीच सी मलेशिया और इंडोनेशिया में। डीप बेसिन है, पायरेसी प्रोन एरिया है, कौन सा, सेलिबीच सी, जहाँ पे पायरेसी होती है। बांदा सी की बात करें इंडोनेशिया में। वोल्केनिक आइलैंड एंड डीप बेसिन है, ये भी किससे, पैसिफिक। बिस्मार्क सी 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पापुआ न्यू गिनी में है। बिस्मार्क सी पापुआ न्यू गिनी में, और यहाँ वर्ल्ड वॉर सेकंड में बैटल साइट थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय नवल बैटल साइट थी बिस्मार्क सी दोस्तों, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे अटलांटिक ओशियंस की जो उससे कनेक्टेड है। अभी ये थे पैसिफिक ओशियन से दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाल्टिक सागर से लगे कंट्रीज। देखो ये बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सी से लगे हुए हैं। यहाँ पर स्वीडन देखो ऊपर से, नॉर्वे नहीं लगा है, स्वीडन लगा हुआ है, ये स्वीडन नीचे, गल्फ ऑफ बोथनिया है ऊपर इसके, गल्फ ऑफ फिनलैंड, याद रखना, गल्फ ऑफ बोथनिया और फिनलैंड। तो फिनलैंड लगा हुआ है बाल्टिक सी से, नीचे गल्फ ऑफ रिगा है जो लाटविया में पड़ती है, एस्टोनिया लगा हुआ है, लाटविया, लिथुआनिया, ये रसिया का कालिनग्राद, ये बाल्टिक सी पे पूछता है कालिनग्राद कहाँ है, तो कालिनग्राद रसिया में है। ये पोलैंड है, नीचे जर्मनी है, ठीक है। डेनमार्क लगा हुआ है, इधर स्वीडन भी लगा हुआ है, ठीक है, डेनमार्क लगा हुआ है। ये बाल्टिक सी से हैं दोस्तों। गल्फ ऑफ बोथनिया ऊपर है, गल्फ ऑफ फिनलैंड इधर है, स्वीडन इधर है, नॉर्वे बिल्कुल नहीं लगा, नॉर्वे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड में पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, गल्फ ऑफ फिनलैंड में, ठीक है। ये सारा मैप है बाल्टिक सी का, ठीक है, समझ गए कितने कंट्री हो गए, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, ये सारी कंट्री लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा ये भी समझो, गल्फ ऑफ बोथनिया ऊपर से आ जाओ, फिनलैंड जहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है, गल्फ ऑफ रीगा लाटविया के पास में, तालिन एस्टोनिया में पड़ता है, तालिन क्या है ऑस्ट्रेलिया में,
सॉरी एस्टोनिया में, तालिन क्या है, एस्टोनिया में पड़ता है तालिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, ये बाल्टिक सी में। कोपेनहेगन डेनमार्क, जर्मनी में किल कैनाल है जो रेड वाली है। नॉर्थ सी डेनमार्क, नॉर्थ सी क्या है, डेनमार्क के वेस्ट में पड़ता है, वहाँ पे स्कारिक स्टेट है। नीचे नीचे ये क्या है, कोटागैट बे है। कोपेनहेगन पड़ गया डेनमार्क में। कालिनग्राड रशिया में, जो गल्फ ऑफ ये डांस्क पड़ती है इधर पोलैंड में, डांस्क पोलैंड में। स्वीडन और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है इसमें कौन कौन से हैं, नॉर्वे, अटलांटिक ओशन में पड़ता है नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शायद ये पढ़ते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कैंडिनेवियन के बाद, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। ठीक है, अब आंसर में स्वीडन था लेकिन स्वीडन की सीमा लगती है, नॉर्वे की नहीं लगती, इसलिए हमने ये ऑप्शन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है, कैस्पियन सागर से नहीं लगती दोस्तों, कौन सी, मैंने तारीख बताया था, TARIK ये होता है तारीख इसका। टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए से अजरबैजान, ठीक है, आर से रसिया, ठीक है, आई से ईरान, ठीक है, के से कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती दोस्तों, उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। कैस्पियन सागर के तटवर्ती जो देश हैं वो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान व ईरान। अजरबैजान की राजधानी बाकू इसी के तट पर है, पश्चिम में। यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैस्पियन मैंने दिखाया भी है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन एक काला सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में है, कौन है, कॉकेसस पर्वत। इसको मैं दिखाता हूँ। कॉकेसस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, कौन सी, यूरोप और एशिया की सीमा पर क्या है, ये कॉकेसस श्रृंखला है। जो काला सागर और कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच कॉकेसस क्षेत्र की एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ठीक है, इन सब की बात हो रही थी, अभी और बात करने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में कॉकेसस श्रृंखला कैसे पड़ती है। समझो भैया, ये आ गया देखो ब्लैक सी, मैं दिखा दूं ब्लैक सी, कैस्पियन लोलैंड है ये ऊपर, कैस्पियन सी, ये कॉकेसस ये वाला, ये समझ गए, ये कॉकेसस, ये ब्लैक सी है। इधर कार्पेंथियन है, ये कार्पेंथियन देख लो, ऊपर भी दे रखा था कार्पेंथियन की पहाड़ी, जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन का एक्सटेंडेड पार्ट है। ये आल्प्स पड़ता है इधर, इसके नीचे मेडिटेरियन सी है, मैं नीचे वाला भी दिखाऊंगा। तो ये ब्लैक सी, तो मेडिटेरियन, ब्लैक, कॉकेसस, कैस्पियन, कैस्पियन लोलैंड और ईस्ट यूरोपियन प्लेन है ऊपर, कैस्पियन के ऊपर नॉर्थ यूरोपियन प्लेन आ गया, इधर आल्प्स और इधर कार्पेंथियन की खाड़ी यानी कार्पेंथियन पहाड़ियां आ गई। नीचे आता हूँ, सलास्को मेनस्का रेंज है यहाँ पे, स्ट्वारोपूल अपलैंड है, कॉकेसस माउंटेन ये है ब्लैक सी के बीच में, और ब्लैक सी के नॉर्थ में पड़ता है सी ऑफ एजो, सी ऑफ एजो पड़ता है। और ये जो पूरा इलाका है कॉकेसस माउंटेन वाला, ये जो स्ट्वारोपूल अपलैंड है ये भी कॉकेसस माउंटेन का हिस्सा है, ब्लैक सी के किसमें, ईस्ट में, और कैस्पियन सी के वेस्ट में पड़ने वाला इलाका है। सी ऑफ एजो क्या है, ब्लैक सी के नॉर्थ में दोस्तों। ठीक है, और मरमरा से ये कनेक्ट होते हैं, किससे, सी ऑफ मरमरा, मतलब सी ऑफ एजो ब्लैक से कर्च स्टेट से शायद कनेक्ट होते हैं, कर्च स्टेट से शायद कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पढ़ लो, कॉकेसस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच एक भौगोलिक सीमा बनाते हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है जो रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया देश में फैला हुआ है। कहाँ पर, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। कॉकेसस कहाँ है, रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अब मैंने कार्पेंथियन पर्वत दिखाए, कॉकेसस दिखाए। बात नेक्स्ट, निम्नलिखित मैंने कौन सा सबसे गहरा सागर है, पहली बात हुई है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा सागर है, जबकि उपयुक्त विकल्प में दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। लाल सागर एक उदाहरण है किसका, अच्छे द्रोणी का। लाल सागर एक अच्छे द्रोणी का उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। मलावी झील से प्रारंभ होकर कहां पर, लाल सागर को, जो कहा है अफ्रीका की एक पूर्वी उच्च भूमि से एक लंबी दरार घाटी है दोस्तों। ये क्या अच्छे द्रोणी का उदाहरण है, लाल सागर एक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बोलते हैं यूके, यानी कि अरल सागर के किनारे स्थित देश है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अब ठीक कैस्पियन सागर के किनारे देश है ईरान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान दोस्तों। एक बार मैं अरल सागर और दिखा देता हूँ, अरल सागर और देखो, देखो ये है अरल सी, देख रहे हो आप, ये अरल सी उज्बेकिस्तान के ऊपर नॉर्थ में, यहाँ से आमू दरिया और सिर दरिया दो नदियां निकलती हैं अरल सी से। सिर दरिया और आमू दरिया कहाँ से, अरल सी से। और इस सिर दरिया के नॉर्थ में बैकानूर, जो कजाकिस्तान का क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर स्टेशन है। उज्बेकिस्तान दोस्तों इससे बॉर्डर बनाता है, ऊपर रसिया, इधर तुर्कमेनिस्तान हो गया, इसकी राजधानी अशखाबाद है। अजरबैजान, कैस्पियन सी, ये गाराबोगाज भी देख सकते हो। मैं और दिखा देता हूँ, एक मैप और दिखा देता हूँ आपको जो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों।
ये एक मैप और दिखा देता हूँ जहाँ पर ये अरल सी आपका सिचुएटेड है। ये है आपका अरल सी, आप देख सकते हो। ठीक है, आप देखो ये अरल सी है, कजाकिस्तान, कैस्पियन सी, पूरा इलाका मैंने आपको मैप में दिखा दिया, आप देख सकते हो। उज्बेकिस्तान नीचे आ गया, किर्गिस्तान इधर हो गया, और सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में बता दी है। तो यहाँ से कौन सी नदियाँ, एक शेर दरिया और अमू दरिया, 2 नदियाँ निकलती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरिनियन सागर। इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा सागर है टेरिनियन सागर दोस्तों। क्या है? टेरिनियन। इसको भी दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तीनों महाद्वीपों से घिरा हुआ है? ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मैंने दिखाया था मेडिटेरियन सी स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। जिब्राल्टर जलसंधि से अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर क्या है? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको टेरिनियन सी और एड्रियाटिक सी। ठीक है दोस्तों, ये मैप है टेरिनियन सी का, आप समझते हो। इटली, यहाँ पे इटली, सार्डिनिया, कोर्सिका जो फ्रांस का आइलैंड है, और ये सार्डिनिया इटली का और सिसिली इटली का। यहाँ पर सिसिली में जो स्ट्रॉम्बेली वगैरह पाए जाते हैं, जो क्या है, वल्केनोज हैं, उसकी बात हो रही है। और ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है टेरिनियन। उसके ऊपर है लिगुरियन सी, और उसके ऊपर इटली के इधर नॉर्थ ईस्ट में एड्रियाटिक सी दोस्तों। इधर है आयोनियन सी। चारों सी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब एड्रियाटिक सी से कौन कौन से देश सीमा बना रहे हैं? स्लोवेनिया एड्रियाटिक से सीमा बनाता है, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और ये इटली दोस्तों। ठीक है, ये बनाते हैं क्या? सीमा। वहीं लिगुरियन सी से फ्रांस और इटली सीमा बनाते हैं। टेरिनियन सी इटली और फ्रांस बनाते हैं, जो कि ये पार्ट है इसके आइलैंड पार्ट। वही मेडिटेरियन सी देखते हो, ये अफ्रीका का पार्ट है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। और एक और मैप देख लो, ये टेरिनियन सी के किनारे वेटिकन सिटी है। टेरिनियन सी के किनारे क्या है? वेटिकन सिटी। उधर मोनाको कहाँ है? लिगुरियन सी में है, फ्रांस में मोनाको। इधर सैन मारिनो है एड्रियाटिक सी में, इटली की। बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, इधर अल्बानिया आयोनियन सी से लगा हुआ है। ये सारे मेडिटेरियन सी की पार्ट है। ठीक है, बार बार मैप दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए वीडियो को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये मैप है, यहाँ समझना। टेरिनियन सी क्या है? इट इज बाउंडेड बाय द आइलैंड ऑफ कोर्सिका एंड द सार्डिनिया टू द वेस्ट, द इटालियन पेनिनसुला रीजन ऑफ द टुस्कन, लाजियो, कैम्पेनिया, बेसिलिका एंड कैलेबेरिया टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट, एंड द आइलैंड ऑफ सिसिली जो साउथ में। द टेरिनियन सी also includes a number of smaller island, कैप्री, इल्बा, इसिया एंड ओस्टिका दोस्तों। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, स्टेट ऑफ मैसिना है यहाँ पर। ठीक है, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो है यहाँ पर सर्डिनिया में। तो सारी चीजें बात हुई। क्रूस्का यहाँ पर है, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, स्टेट ऑफ मैसिना, सिसिली और किसके? कैलेबरिया के बीच में। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है? ये दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर पूर्वी मलेशिया को, यानी इस तरीके से पूर्वी मलेशिया को दक्षिण यानी पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण सागर क्या करता है? पूर्वी मलेशिया और पश्चिमी मलेशिया को अलग करता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित, साउथ ईस्ट एशिया में ये मलेशिया एक उष्णकटिबंधीय देश है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। जिसे दक्षिण चीन सागर द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि से पश्चिमी तट पर मलक्का जल डमरू मध्य और इसके पूर्वी तट पर दक्षिण चीन सागर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रांड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर। ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। इस महासागर में उत्तरी पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, सेंट पियरे बैंक, बैंकवेरी बैंक, जॉर्ज बैंक, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में डॉगर बैंक स्थित है। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक महासागर में डॉगर बैंक स्थित है। ये मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मैंने कौन सा सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है? ये आपका ग्रैंड बैंक। अभी बात की थी ग्रैंड बैंक। निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है दोस्तों? किसमें? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है क्योंकि इनमें नदियां तथा वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। न्यूनतम लवणता बाल्टिक सागर में इसलिए पाई जाती है, यहाँ स्वीडन के तट पर 11 प्रति हजार तथा बोस्निया की खाड़ी के मुहाने के निकट केवल 2 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। टेम्परेचर बाल्टिक सागर में कम होने के कारण भी इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। बाल्टिक सागर के बाद बेरिंग सी, उसके बाद
भूमध्य सागर सी, उसके बाद लाल सागर सी, सबसे ज्यादा लाल में, फिर भूमध्य, फिर बेरिंग सी, उसके बाद बाल्टिक सागर में लवणता पाई जाती है। दोस्तों जितने भी सागर थे मैंने इसको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट वीडियो में प्रवाल भित्ति की बात करेंगे, इनको बखूबी एक्सप्लेन करेंगे। फिर महासागरीय जलधाराओं पर बात करने वाले हैं, लेकिन प्रवाल भित्तियों की बात मैं चलो अभी कर ही लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बताने वाला हूँ। अब देखो कुछ टॉपिक आते हैं कि मार्जिनल सी क्या होते हैं। मार्जिनल सी होते हैं, इट इज पार्सली एनक्लोज बाय द लैंड, यानी कि जो पृथ्वी से, लैंड से पार्सली एनक्लोज होते हैं बट ओपन टू इन ओशन, किसी ओपन में ओपन होते हैं किसी ओशन में। जैसे अरेबियन सी क्या है, एक मार्जिनल सी है, ठीक है। वैसे सी क्या होता है, सी इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर स्मॉलर देन ओशन यूजुअली पार्सली एनक्लोज बाय लैंड, ये होता है सी। तो मार्जिनल सी हो गया पार्सली एनक्लोज बाय लैंड बट ओपन टू एन ओशन, ठीक है। अब आते हैं मेडिटेरियन सी, ये होता है लार्जली एनक्लोज बाय लैंड विद ए नैरो कनेक्शन टू द ओशन, जैसे मेडिटेरियन सी। इनलैंड सी की बात करें, इनलैंड सी जो होते हैं ये कई बार आता है, इनलैंड सी होते हैं कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि जैसे कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं, कैस्पियन सी है, विद लिटिल और नो आउटलेट टू द ओशन, जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी है, अरल सी है, अरल सी है, जॉर्डन, डेड सी है, डेड सी, ये सब क्या है, इनलैंड सी के उदाहरण है दोस्तों, जो चारों तरफ से किसी भी लैंड के द्वारा सराउंडेड है बट कोई भी आउटलेट नहीं है ओशन तक जाने का, उन्हें कहते हैं इनलैंड सी, ठीक है। दूसरे कुछ और माइनर सीज हैं जिनकी बात कर लेता हूं। नंबर 1 स्कोशिया सी, ये साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है। स्कोशिया क्या है, स्कोशिया सी साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में। दूसरा है लेप्टिव, लेप्टिव सी है आर्कटिक ओशन और नॉर्थ ऑफ साइबेरिया के बीच में, लेप्टिव सी। बिफोर्ड सी है, बिफोर्ड सी की बात करें ये है आर्कटिक एंड नॉर्थ ऑफ अलास्का एंड कनाडा। वहीं रोज सी की बात करें, रोज सी, रोज सी है आपका साउदर्न ओशन अंटार्कटिका में, वेडल सी साउदर्न ओशन अंटार्कटिका में, सार्गेसो सी नॉर्थ अटलांटिक, यूनिक है बिकॉज इसमें ओशन करंट होती है नॉट लैंड बाउंड्रीज सार्गेसो में। टेरियन सी है जो वेस्ट ऑफ इटली में, अभी मैंने टेरियन सी दिखाया जो इटली के वेस्ट में, पश्चिम में, कौन सा, टेरियन सी। आयोनियन सी है, आयोनियन सी किसके बीच में, इटली और ग्रीस के बीच में। लेब्राडोर सी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। और चुक्की, जो चुक्की जी सी है वो आर्कटिक ओशन में है, बेरिंग स्ट्रेट के पास दोस्तों, ठीक है। ये सारे सीधे इनमें याद रखना। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो अंटार्कटिक से, सॉरी अटलांटिक से कनेक्टेड ओशन है, जैसे कैरिबियन सी अटलांटिक में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सार्गेसो सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, ब्लैक सी, मेडिटेरियन हो गया, एड्रियाटिक हो गया, एजियन, टेरियन सी हो गया, आयोनियन सी, ये सब अटलांटिक ओशन के पार्ट है, ठीक है। एड्रियाटिक सी की बात कर रहे हैं दोस्तों, एजियन सी की बात कर रहे हैं जो ग्रीस और तुर्की में है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी हो गया। अंडमान सी दोस्तों 7,97,700 वर्ग किलोमीटर में। लक्षद्वीप क्या है, अंडमान सी से छोटा है, लक्षद्वीप सी जो है अंडमान सी से छोटा है, क्योंकि अभी मैं एक बार और देखो लिख देता हूं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बनने के पूरे चांस हो सकते हैं। अब मैं लिख देता हूँ, देखो अंडमान सी जो है 7.97 लाख किलोमीटर है, जो कि अंडमान सी लक्षद्वीप सी से बड़ा है, लक्षद्वीप सी से 7.8 से बड़ा है। और रेड सी से क्या है, रेड सी से बड़ा है, रेड सी कितना है 4,38,000 है। और पर्शियन गल्फ तो बहुत छोटा है, 2.51 लाख पर्शियन गल्फ। अंडमान, लक्षद्वीप, ठीक है, उसके बाद रेड सी और पर्शियन गल्फ की बात हो रही है, ठीक है, ये सारी बात हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सदर्न ओशियन से कनेक्टेड है, वडेल सी है, रोज, स्कोशिया, अमुंडन सी और बेलिंगसन सी। आर्कटिक, आर्कटिक से कौन कौन से हैं, आर्कटिक सी से जो कनेक्टेड है मैंने अभी दिखाई भी थे, बताए भी थे, अब मैं बता देता हूँ। आर्कटिक सी से बेरेंट सी जो नॉर्वे एंड रशिया में पड़ता है, कारा सी, जो बेरेंट सी है वो करीब कितना है 14,05,000 इस अप्रोक्स है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए जो आर्कटिक से कनेक्टेड है वो बेरेंट सी ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कौन सा है, ग्रीनलैंड सी, जो ग्रीनलैंड सी है तो 12 लाख के आसपास है। ग्रीनलैंड आइलैंड एंड स्वालबार्ड नॉर्वे में है, यहाँ पर वेल का हैबिटेट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है 9,87,000 के आसपास करीब ईस्ट साइबेरियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी अगर ऐसा आता है तो 9,87,000। उसके बाद 8,80,000 के आसपास कारासी आ गया, कारासी। उसके बाद कारासी के बाद आता है कौन सा, लेप्टिव सी, लेप्टिव सी, ठीक है, 6,72,000। फिर और चुक्ची आ गया, फिर बिफोर्ड आ गया, फिर उसके बाद व्हाइट सी, व्हाइट सी कहाँ है, रसिया में, इंपोर्टेंट रशियन पोर्ट है यहाँ पर व्हाइट सी में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, किसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करेंगे
प्रवाल द्वीपों की, प्रवाल द्वीपों की बात हो रही थी। क्या है प्रवाल द्वीप? ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, प्रवाल द्वीपों की। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? यह सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में टेम्परेचर में वृद्धि है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री तक औसत तापमान चाहिए। 20 से 21 डिग्री तक औसत तापमान चाहिए। यह क्रम जो है, यह कम से कम गहराई 200 से 250 फीट गहराई चाहिए, तथा औसत सागरीय लवणता 27 पार्ट्स पर मिनट से 27 पार्ट्स पर थाउजेंड से 30 पार्ट्स पर थाउजेंड के मध्य आवश्यक होती है। किसकी? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि इसका प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? यह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल के निकट पश्चिम में लगभग 220 किलोमीटर 220 से 240 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है। केवल 10 पर यहाँ जनजीवन है। इसकी राजधानी कवरत्ती द्वीप है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। यह है क्वींसलैंड तट के पूर्व में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्वींसलैंड तट के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी क्या है? मूंगों की दीवार है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर 400 से अधिक कोरल प्रजातियां और 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अभी और बात कर लेते हैं दोस्तों प्रवाल भित्तियों की। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि क्वींसलैंड के पूर्व में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ती है, पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में। ग्रेट बैरियर रीफ है करीब 2300 से 2400 किलोमीटर लंबी। देख रहे हैं आप, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कोरल रीफ्स की बात करता हूँ। ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है। इट इज बिल्ट प्राइमरली बाई कॉलोनीज बाई टिनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। इन्हें बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के बने होते हैं। हार्ड स्केलेटन होता है। ये जो इसकी लोकेशन है, इट इज फाउंड इन सैलो वाटर में, वार्म वाटर जो ट्रॉपिकल वाटर होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। ये टेम्परेचर चाहिए इनको 23 डिग्री से 29 डिग्री के आसपास। 50 मीटर से ज्यादा डेप्थ चाहिए। नीड टू सनलाइट बिकॉज मोस्टली 50 मीटर डेप्थ ड्यू टू नीड फॉर सनलाइट, फोटोसिंथेसिस फॉर सिम्बायोटिक एल्गी। दोस्तों ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, अभी मैं जैसे बता रहा था, ग्रेट बैरियर रीफ जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, करीब 2300 किलोमीटर के आसपास है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। ये पैसिफिक ओशन में न्यू कैलेडोनिया। ये कितनी है? 1500 किलोमीटर। याद रखना, ये मैचिंग के लिए आ सकते हैं कितने किलोमीटर है या क्रोनोलॉजी में। तो सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर, फिर न्यू कैलेडोनिया हो गई बैरियर रीफ 1500 किलोमीटर। नंबर 3 पर है मैसो अमेरिकन बैरियर रीफ। ये बेलीज से लेकर मैक्सिको तक है, बेलीज से मैक्सिको तक 1000 किलोमीटर में। उसके बाद रेड सी कोरल रीफ, हाई सैलिनिटी टॉलरेंस होती है इसमें, क्योंकि रेड सी में बहुत ज्यादा सैलिनिटी है। उसके बाद नंबर 5 पे है लक्षद्वीप अंडमान रीफ, जो इंडिया में पाई जाती है। अब कोरल जो बायोलॉजी है उसकी, कोरल पॉलिप्स होते हैं। जो कोरल पॉलिप्स हैं, ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज होते हैं जो रिलेटेड होते हैं जेलीफिश जैसे। जूजंतले क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एल्गी है लिविंग इनसाइड कोरल टिश्यूज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट वाया फोटोसिंथेसिस। जो जूजंतले है दोस्तों, जूजंतले क्या करता है? सिम्बायोटिक एल्गी है एक, यानी कि एल्गी है जो कोरल के अंदर रहता है और कोरल को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता था। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। और जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये रीफ स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। ठीक है, कोरल का जो रीफ है वो क्या है? जैसे फ्रिंजिंग रीफ होती है, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स किनारे पे होती है ये। ठीक है, एग्जांपल जैसे रीफ अलोंग रेड सी, वो है फ्रिंजिंग रीफ का उदाहरण। अब आ जाए क्वेश्चन, फ्रिंजिंग रीफ का उदाहरण कौन सा है? रेड सी के कोस्ट पे जो रीफ है वो फ्रिंजिंग रीफ है, यानी कि जो इट ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम सोर। बैरियर रीफ आ जाए, ये पैरेलल होती है कोस्ट के, जो सेपरेट होती है लेगून से। जैसे बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एटॉल जो होती है ये रिंग की शेप की होती है, गोल गोल रिंग शेप रीफ होती है अराउंड ऑफ लेगून, यानी कोई लेगून है इस तरीके से, तो उसके अराउंड होती है दोस्तों, उसके अराउंड आ जाती है, यानी यूजुअली फॉर्म फ्रॉम द सबमर्ज वोल्केनिक आइलैंड। एग्जांपल जैसे जो एटॉल है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप क्या है? एक एटॉल है, एटॉल द्वीप है, एटॉल लक्षद्वीप में, इंडिया में। पैच रीफ होती है, पैच PATCH, एडिशनल टाइप है, ये स्मॉल होती है। ठीक है, अब इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बता दूं। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, करीब 25% से ज्यादा मरीन स्पीसीज पाई जाती है यहाँ। 25% ऑल मरीन स्पीसीज पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
होम टू 25% ऑफ ऑल मरीन स्पीसीज। कोस्टल प्रोटेक्शन होता है क्योंकि ये बफर शोरलाइन बनाते हैं स्टॉर्म्स और इरोजन के बीच में। नेक्स्ट है फिशरीज का इंपोर्टेंट है, टूरिज्म होता है, कार्बन सिंक है, ठीक है। अब थ्रेट क्या है? कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट, कोरल ब्लीचिंग बिकॉज ऑफ सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, लूज होता है, लॉस ऑफ जूजेंथले, ठीक है। क्या है? कोरल ब्लीचिंग हो रही है जिससे सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे लॉस हो रहा है जूजेंथले का। ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल की एबिलिटी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ स्केल्टन बनाने की। ओवरफिशिंग कर रही है रीफ को, जो फूड चेन को डिस्टर्ब करती है ओवरफिशिंग। पॉल्यूशन हो रहा है, सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स जो रन ऑफ हो रहे हैं एल्गी के थ्रू, जो कॉज ओवर ग्रोथ कर रहे हैं। कोस्टल डेवलपमेंट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि जो उनके निवास है, क्राउन ऑफ टोन स्टारफिश वगैरह जैसे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अब इंडिया में कोरल रीफ कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार में है, तमिलनाडु, जहां पर कौन सी है वो? फ्रिंजिंग रीफ्स है। फ्रिंजिंग रीफ्स है, कौन सी? फ्रिंजिंग रीफ्स है गल्फ ऑफ मन्नार में। मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, अभी रुक जाओ। इंडिया में 1 मिनट खत्म हो गया ये, अभी यहीं खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो कोरल रीफ्स इंडिया में बात करें तो नंबर 1 पे गल्फ ऑफ मन्नार में, वो तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार। और ये फ्रिंजिंग रीफ्स है, कैसी? फ्रिंजिंग रीफ्स मैंने बताया था। दूसरा है गल्फ ऑफ कच्छ में जो गुजरात में है, वो फ्रिंजिंग रीफ्स इन टर्बिड वाटर्स। लक्षद्वीप में बताया नंबर 3 पे एटोल एंड कोरल आइलैंड, और नंबर 4 पे एटोल अंडमान एंड निकोबार में। वहां पर कैसी है? फ्रिंजिंग रीफ्स होती है, बट सम बैरियर रीफ्स भी वहां पर हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे रीफ्स से सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन की। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहा है दोस्तों, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बार बार देखिए वीडियो को, आपको बहुत सारा बेहतर कंटेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।